को देखने से यह पता चलता है कि एक कोशिका के भीतर बहुत सारे छोटे और बड़े कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन नेटवर्क, राइबोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस, जिनको गोल्जी बॉडी के भी नाम से जाना जाता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम, सिलिया, फ्लैगला इत्यादि प्रकार के छोटी छोटी और बड़ी रचनाएं एक कोशिका के भीतर दिखाई पड़ रही है। इसमें से हम एक एक करके बारी बारी से इन संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। यह सेल मेम्ब्रेन कोशिका का बाहरी आवरण होता है। अगर इसे हम जंतु सेल और प्लांट सेल के संदर्भ में देखें तो इन दोनों कोशिकाओं के भीतर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है और यह सेल मेम्ब्रेन उस कोशिका की सुरक्षा करता है। उसके भीतर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फ्लूइड होता है उसको बाहर आने से रोकता है और यह कोशिका को तरलता प्रदान करता है। फलस्वरूप कोशिका का जीवन सुरक्षित रहता है। यह सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होता है, जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। यह झिल्ली आवश्यकतानुसार नियंत्रण तरीके से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का बाहर और भीतर आदान प्रदान करते रहते हैं। इस कोशिका झिल्ली के भीतर एक खास प्रकार का विशेष प्रकार का एक गाढ़ा तरल प्रभासी पदार्थ जेलीनुमा द्रव पाया जाता है, जिसे साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। यह साइटोप्लाज्म कोशिका के केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन के बीच वाले हिस्से में चारों तरफ सेमी लिक्विड स्टेट में फैला हुआ होता है और इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारी संरचनाएं, एग्जाम्पल के तौर पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स इत्यादि प्रकार की संरचनाएं तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब इसके पश्चात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार से लिखा हुआ है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात आती है कि एक ही प्रकार के संरचना को दानेदार और चिकना क्यों कहा जाता है। जब
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम के कण चिपक जाते हैं तो उस कंडीशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहरी सतह रुखड़े और दानेदार मालूम पड़ते हैं, जिसके चलते उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जिस रेटिकुलम के ऊपरी और बाहरी सतह पर राइबोसोम के कण चिपके हुए नहीं होते हैं तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहरी सतह चिकना होता है, जिसके चलते स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक सिरा केंद्रक झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है और दूसरा हिस्सा जो है साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ होता है। यह एक नलिकाकार संरचना होता है जो पूरे साइटोप्लाज्म में जाल जैसी संरचनाओं के रूप में बिखरा हुआ होता है। यह एंजाइम्स, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ का संवहन करता है, एक जगह से दूसरे जगह उसको परिवहन करने का काम करता है। दूसरा है राइबोसोम। राइबोसोम यह एक महीन संरचना होता है। यह साइटोप्लाज्म में गुच्छे के रूप में भी या एक एक दो दो करके कण कण के रूप में साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए अवस्था में पाया जाता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक को 70S राइबोसोम और दूसरे को 80S राइबोसोम कहा जाता है, जहाँ पर S राइबोसोमल यूनिट को डिनोट करता है। 80S और 70S राइबोसोम क्रमशः प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल वाले जीवों में पाया जाता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना और राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण करना होता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली का बना हुआ एक आवरण होता है, जिसके भीतरी अंदर के भाग खाली होता है। अंदर के भाग के खाली होने के चलते इस भाग को माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली पर एक अलग प्रकार का, एक विशेष प्रकार का उंगलीनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसे हम विलाई के नाम से या प्रवर्ध के नाम से जानते हैं, जिन्हें क्रिस्टी भी कहा जाता है। यह क्रिस्टी एक तरह का, इसको रसांकुर भी कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी के भीतर पाए जाने वाले आरएनए, कार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, एंजाइम्स